ओके, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, यानी मनी को क्लासिफाई किया गया है कितने पार्ट्स में और किन किन बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन किया गया हम लोग देखेंगे। यानी मनी को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मनी कमोडिटी, मनी को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। सबको हम लोग एक एक पार्ट में देखेंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मनी का क्लासिफिकेशन नेचर के बेसिस पे कितने पार्ट्स में किया गया है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो यहाँ पे देखते हैं मनी का क्लासिफिकेशन नेचर के बेसिस पे। सबसे पहले एक्चुअल मनी और मनी ऑफ अकाउंट, यानी नेचर के बेसिस पे मनी का क्लासिफिकेशन किया गया है एक्चुअल मनी और मनी ऑफ अकाउंट में। फिर एक्चुअल मनी को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, कमोडिटी मनी और रिप्रेजेंटेटिव मनी। अभी एक्चुअल मनी क्या होता है, मनी ऑफ अकाउंट क्या होता है और कमोडिटी मनी और रिप्रेजेंटेटिव मनी क्या होता है, ये एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक्चुअल मनी। एक्चुअल मनी क्या मतलब, वैसी मनी व मुद्रा जो किसी कंट्री में एक्चुअल में सर्कुलेशन में हो, जो उस कंट्री में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज किया जा रहा हो, एज अ डेफर्ड पेमेंट के रूप में यूज किया जा रहा हो, ठीक है। जिस मनी के अंदर परचेजिंग कैपेसिटी है, मतलब हम गुड्स एंड सर्विसेज का जो है गुड्स एंड सर्विसेज को हम परचेज कर सकते हो, उस मनी को हम लोग एक्चुअल मनी बोलते हैं। जैसे इंडिया में जो रुपीज है वो इंडिया की इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज रुपीज यूज होता है डेफर्ड पेमेंट के रूप में, यानी हमको फ्यूचर में किसी को पेमेंट करना है तो हम रुपीज में करते हैं। हम रुपीज को फ्यूचर के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज को हम परचेज कर सकते हैं, यानी रुपीज में परचेजिंग कैपेबिलिटी है। तो इंडिया की जो एक्चुअल मनी है वो रुपीज कहलाएगी। ठीक उसी तरीके से अमेरिका के लिए डॉलर है, ब्रिटेन के लिए पौंड है, यानी वो करेंसी जो किसी कंट्री के अंदर में एक्चुअल में सर्कुलेशन में हो, वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज हो रही हो, उससे फ्यूचर में पेमेंट किया जा रहा हो, वो मनी एक्चुअल मनी कहलाती है। वही चीज बोल रहा है, द एक्चुअल मनी रेफर्स टू दैट मनी विच कम्स इन सर्कुलेशन थ्रू द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, द मनी यूजेज फॉर द स्टोरेज ऑफ परचेजिंग कैपेसिटी एंड ऑल्सो फॉर डेफर्ड पेमेंट इज द एक्चुअल मनी इटसेल्फ। यानी एक्चुअल मनी उस मनी को बोलते हैं जो किसी कंट्री में सर्कुलेशन में हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, परचेजिंग कैपेसिटी के रूप में उसका यूज हो रहा हो, उससे गुड्स एंड सर्विसेज हम परचेज कर सकते हैं और उससे डेफर्ड पेमेंट भी हो रहा हो, उसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल मनी। जैसे रुपीज या क्वाइंस इंडिया के लिए है एक्चुअल मनी, डॉलर अमेरिका के लिए है, येन जापान के लिए है। ये सारे जो हैं अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज की एक्चुअल मनी है। एक्चुअल मनी को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी का मतलब होता है वैसी मनी जो किसी कमोडिटी से बनी हुई है और उस कमोडिटी की अपनी वैल्यू है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड से अगर कोई जो है कॉइन बना हुआ है तो गोल्ड की एक अपनी वैल्यू है, गोल्ड को हम बोलेंगे कमोडिटी मनी। या फिर कोई भी ऐसी कमोडिटी, जब जैसे बार्टर सिस्टम में एक कमोडिटी के बदले में कोई दूसरी कमोडिटी की प्राप्ति होती थी, यानी किसी पर्सन को अगर कोई ट्रांजैक्शन करना है, अपनी किसी नीड को पूरा करना है, तो उसको कोई कमोडिटी देनी पड़ती थी किसी कमोडिटी को लेने के लिए। इसीलिए इसको C2C इकोनॉमी यानी कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी भी बोलते थे बार्टर सिस्टम को। यानी वहां पे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कमोडिटी यूज होती थी। जैसे जैसे हमारा सिविलाइजेशन जब डेवलप्ड हुआ, तो जब मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ उसके पहले जिस जगह, जिस शहर, जिस कस्बे में कोई भी कमोडिटी आसानी से पर्याप्त मात्रा में लोगों को उपलब्ध होने लगी, उसे लोगों ने एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। लोग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में उसे यूज करने लगे। जैसे अमेरिका में बहुत जगहों पे मक्का एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में लोगों के द्वारा यूज किया जाने लगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो है मक्के की खेती होती थी और ईजिली लोगों को अवेलेबल हो जाता था। तो कोई भी अपनी ज़रूरत की पूर्ति के लिए कोई भी व्यक्ति मक्के को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल करने लगा। ठीक उसी तरीके से जो लोग समुद्र के किनारे रहते थे उनको मछलियां काफ़ी आसानी से अवेलेबल हो जाती थी, तो वो उसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज करने लगे।
जैसे जैसे जब गोल्ड या सिल्वर के क्वाइंस आए तो लोग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में गोल्ड और सिल्वर के क्वाइंस यूज करने लगे। यानी कमोडिटी मनी का मतलब ऐसी मनी जिसकी अपनी कोई वैल्यू हो और जो इजी वे में और सफिशिएंट क्वांटिटी में लोगों को अवेलेबल हुई हो, जहां जैसे जो भी कमोडिटी अवेलेबल हुई हो लोगों ने उसे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट किया और उसे यूज करने लगे, और वो मनी कमोडिटी मनी कहलाती है। ठीक है, वही चीज बोल रहा है, द टर्म कमोडिटी मनी सिग्निफाइज दैट द वैल्यू ऑफ दिस स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ करेंसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्पेसिफिक कमोडिटी बिहाइंड इट्स क्रिएशन। जो कमोडिटी मनी है कोई स्पेसिफिक कमोडिटी की होती थी और उसकी एक अपनी वैल्यू होती थी। द कमोडिटी मनी ओवर द ईयर्स हैज सर्व द पर्पस ऑफ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कमोडिटी मनी बहुत सालों तक एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज हुई। इसके बहुत सारे जो है टाइप्स हैं, बहुत सारे कमोडिटी मनी के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे गोल्ड है, स्टोन्स है। ये जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे शुरू शुरू में स्टोन्स या शुरू शुरू में जो फर्स हैं, स्किन्स हैं, वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किए जाने लगे। उसके बाद जैसे जैसे जब सोने या चांदी के सिक्के आए तो उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज लोगों ने किया। यानी बहुत सारे टाइप्स है कमोडिटी मनी के। अब हम लोग आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी का मतलब होता है वैसी मनी जिसका अपना कोई वैल्यू नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव मनी का मतलब उसका अपना कोई वैल्यू नहीं है। जो कमोडिटी रिजर्व में रख करके और उसके बदले में जो रिप्रेजेंटेटिव मनी यूज किया गया है उसकी वैल्यू होती है, उस कमोडिटी की वैल्यू होती है। जैसे रिप्रेजेंटेटिव मनी को हम लोग जनरल सेंस में लेते हैं पेपर करेंसी के रूप में। ठीक है, पेपर करेंसी के रूप में। पेपर करेंसी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। हमारे यहाँ जो 5, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए के जो भी नोट है उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, जो रिजर्व, जो कमोडिटी रिजर्व में रख करके उसके बदले में जो पेपर करेंसी इशू किया जाता है उस कमोडिटी की वैल्यू होती है, और उस कमोडिटी का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो पेपर करेंसी। इसलिए उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव मनी बोलते हैं। क्लियर बात है? वही चीज यहां पे बोल रहा है, रिप्रेजेंटेटिव मनी इज मनी दैट कंसिस्ट ऑफ टोकन क्वाइंस, पेपर मनी और अदर फिजिकल टोकन्स। मतलब रिप्रेजेंटेटिव मनी में टोकन क्वाइंस आते हैं, पेपर करेंसी भी आती है, या कोई भी फिजिकल टोकन्स या कोई भी पेपर करेंसी जिसको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर दिया हुआ एज ए रिप्रेजेंटेटिव मनी के रूप में कि हम इसके बदले में रिजर्व हमने क्रिएट किया हुआ है और ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कंट्री में यूज होगा। ठीक है, वो आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव मनी के रूप में। दैट कैन बी रियलाइबल एक्सचेंज फॉर अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, जो कि एक्सचेंज है यानी कि जो कन्वर्टेबल है एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी में। मतलब अगर गोल्ड रिजर्व में रख करके उसके बदले में पेपर करेंसी इशू किया जा रहा है तो वो पेपर करेंसी एक फिक्स रेट में, फिक्स क्वांटिटी में गोल्ड में कन्वर्टेबल है। उस गोल्ड का वो रिप्रेजेंटेटिव है वो पेपर करेंसी, इसलिए इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव मनी बोलते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मनी स्टैंड्स इन डायरेक्ट एंड फिक्स रिलेशन टू द कमोडिटी दैट बैक्स। मतलब रिप्रेजेंटेटिव मनी का फिक्स और डायरेक्ट रिलेशन होता है उस कमोडिटी के साथ जिस कमोडिटी को रिजर्व में रख करके उस पेपर करेंसी को, उस रिप्रेजेंटेटिव मनी को इशू किया जा रहा है। ठीक है, ये हुआ रिप्रेजेंटेटिव मनी। अब हम लोग देखते हैं मनी ऑफ अकाउंट। मनी ऑफ अकाउंट मीन्स दैट मनी इन विच बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अ कंट्री आर रिकॉर्डेड। मतलब किसी भी कंट्री का, बहुत बार ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी कंट्री की इकोनॉमी में कोई दूसरी मनी सर्कुलेशन में हो और उसका बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो दूसरी मनी में रिकॉर्ड हो रहा हो। जैसे इंडिया में जो सर्कुलेशन में वो रुपीज है और इसका बुक्स ऑफ अकाउंट भी रुपीज में ही मेंटेन होता है, उसका भी जो जो एक्सप्रेस होता है जिस मॉनेटरी यूनिट में वो रुपीज में ही होता है। लेकिन 1923 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, उसकी मनी की अपनी कोई वैल्यू नहीं रह गई थी क्योंकि वहां पे कोई भी गोल्ड या सिल्वर को रिजर्व में न रख करके, नहीं रख करके मनी को इशू किया जाता था, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं थी। तो जो सर्कुलेशन में मनी थी वो मार्क थी, लेकिन जो बुक्स ऑफ अकाउंट की जो मनी थी यानी हिसाब किताब की जो मुद्रा थी वो यूएस डॉलर या फिर फ्रैंक थी। क्योंकि मार्क की अपनी कोई वैल्यू नहीं थी इसलिए हिसाब किताब की मुद्रा को यूएस डॉलर या फ्रैंक में डिनोट किया जाता था। यानी मनी ऑफ अकाउंट का मतलब
वैसी मनी जिससे किसी कंट्री के बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया जाता हो। वही चीज बोल रहा है, मनी ऑफ अकाउंट मीन्स दैट मनी इन विच बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ अ कंट्री आर रिकॉर्डेड। इट मे बी पॉसिबल दैट द एक्चुअल मनी एंड मनी ऑफ अ कंट्री आर डिफरेंट। मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि जो एक्चुअल में सर्कुलेशन में मनी हो वो दूसरी हो, और किसी कंट्री का बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन हो रहा हो वो दूसरे मनी में हो रहा हो। जैसे क्लासिक एग्जांपल मैंने दिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद द एक्चुअल मनी प्रिवेलिंग इन जर्मनी वाज मार्क। जो एक्चुअल मनी जो जर्मनी की इकोनॉमी में जो सर्कुलेशन में थी वो मार्क थी, बट बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन वेर डन इन फ्रैंक और यूएस डॉलर। बट जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता था वो यूएस डॉलर और फ्रैंक में होता था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि मनी का क्लासिफिकेशन नेचर के बेसिस पे कितने पार्ट्स में किया गया है। ठीक है, सबसे पहला हम लोगों ने देखा एक्चुअल मनी। एक्चुअल मनी क्या होता है, यानी किसी कंट्री में कोई मनी अगर एक्चुअल में सर्कुलेशन में जो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज हो रहा हो, एज ए डेफर्ड पेमेंट के रूप में यूज हो रहा हो, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज को हम परचेज कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल मनी। जैसे इंडिया में एक्चुअल मनी रुपीज है, अमेरिका के लिए डॉलर है। एक्चुअल मनी को दो पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है, कमोडिटी मनी, वैसी मनी जो किसी स्पेसिफिक कमोडिटी की बनी और जिसका अपना कोई वैल्यू हो, वो कहलाता है कमोडिटी मनी। जैसे सेल, सॉल्ट, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे जो है आपके कमोडिटी मनी के एग्जांपल हैं। रिप्रेजेंटेटिव मनी का मतलब होता है जिसका अपना कोई वैल्यू नहीं हो, जिस कमोडिटी को रिजर्व में रख करके उस करेंसी को इशू किया जाता है, उस कमोडिटी का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो करेंसी, इसलिए उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव मनी बोलते हैं। इंडिया में जैसे कि आपको पेपर करेंसी या टोकन कॉइन्स एज ए रिप्रेजेंटेटिव मनी के रूप में यूज किए जाते हैं। और मनी ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी कंट्री की इकोनॉमी में दूसरी मनी सर्कुलेशन में हो और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन हो रहा है वो किसी दूसरी मनी में हो रहा हो। जैसे कि जर्मनी में हुआ था, उसका जो सर्कुलेशन में था वो मार्क था, बट बुक्स ऑफ अकाउंट जो था वो मेंटेन होता था यूएस डॉलर या फिर फ्रैंक में। अब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे मनी के क्लासिफिकेशन को लीगल बेसिस पे, यानी लीगलिटी की बेसिस पे मनी को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। ओके।